हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैं हूं सुकेश भटनागर, फैकल्टी ऑफ जनरल अवेयरनेस। और दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं जुलाई मंथ का कंप्लीट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल और इकोनॉमिक अवेयरनेस का पीपीटी, मतलब पीडीएफ। यानी कि आज हम इस क्लास में क्या करेंगे, पूरी बैंकिंग, फाइनेंशियल और आपका जो जुलाई मंथ में करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ेस थी उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। और याद रखना दोस्तों, इसको हम पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं। और आज मैं जो आपके साथ बातचीत करूंगा वो होगा पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो लीजिए भाई, पहली न्यूज़ आपके सामने। भाई अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वहाँ पे जो हमारे एमडी होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, और जो होल टाइम डायरेक्टर्स हैं उनको लेकर, उनके अपॉइंटमेंट्स को लेकर बात बोली गई है। जैसे सबसे पहली बात, अगर बात करा जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर बोला जाए दोस्तों, तो बोला गया है वो हमारा ग्रेजुएट होना मस्ट है। और प्रीफरेबल अगर उसने बैंकिंग और फाइनेंस में डिप्लोमा है, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे होते हैं सीए वगैरह, एमबीए फाइनेंस है, तो ये आपको बहुत अच्छा रहेगा, ये प्रिफरेबल होगा। इसके अलावा याद रखना दोस्तों, यहाँ पे जो आपकी एज लिमिट है वो इंपॉर्टेंट है। 35 to 70 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट बोली गई है। इन जो एमडी और आपके होल टाइम डायरेक्टर्स का होगा। एक्सपीरियंस के बारे में एटलीस्ट 8 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे कौन कौन लोग अयोग्य हैं, मतलब कौन कौन यहाँ पे एमडी और होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकते। जैसे एमपी, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ आपके लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए जिसे आप बोलते हो दोस्तों, एमपी एमएलए है ना। और जो हमारे मेंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुए, म्यूनिसिपलिटीज़ हुई, और जो अदर लोकल बॉडी से संबंधित हैं, या जिनका कोई अपना बिजनेस है, जो ट्रेड में शामिल हैं, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ और याद रखना, इनका टेन्योर किस तरीके से हो, कितने साल के लिए अपॉइंट होंगे। देखिए भाई, जनरली वे में आपको बोला गया है कि मिनिमम जो पीरियड है जो उनको पोस्ट पे होल्ड रखना है, मतलब एक तरीके से अगर वो पहली बार अपॉइंट होते हैं तो कम से कम उनको इस पोस्ट पे 3 साल का टाइम काटना पड़ेगा, यानी कि 3 साल तक रहेंगे मैक्सिमम। इस पोस्ट पे वो रह सकते हैं आपके 5 ईयर्स तक। रीअपॉइंटमेंट को बोला जाए अगर सेम बैंक्स में, तो याद रखा गया है, बोला गया है दोस्तों, याद रखिएगा कि तीन मिनिमम जो है 3 साल के गैप के बाद वो आपके रीअपॉइंटमेंट होंगे। और इस बीच में 3 सालों के अंदर वो कहीं और बैंक के साथ एसोसिएट ना हो, डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में, ऐसा भी यहाँ पे बोला गया है। ये भी आपको पता होना जरूरी है। अगर मैं मैक्सिमम टेन्योर की दोस्तों बात करता हूँ सेम बैंक में, तो वो 15 साल तक की अपनी सेवा दे सकते हैं। ये भी यहाँ पे आरबीआई के द्वारा बोली गई है। तो उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो हमारे अनक्लेम टर्म डिपॉजिट होते हैं दोस्तों, अनक्लेम टर्म डिपॉजिट मतलब ऐसे टर्म डिपॉजिट जिनको क्लेम करने वाला कोई है ही नहीं, मतलब जो मैच्योर हो चुके हैं लेकिन उनको क्लेम करने ही नहीं आया, किसी ने बोला ही नहीं मेरा डिपॉजिट है। अब दोस्तों आप ही बताओ, अगर कोई बोलेगा नहीं तो बैंक किसको देगा, है ना। तो उसके ऊपर जो एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट होता है, उसके नियमों को यहाँ पे आरबीआई ने क्या करा है, मॉडिफाइड करा है। सारे कमर्शियल बैंक्स के ऊपर अप्लाई होगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर अप्लाई होगा, लोकल एरिया बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंकों के ऊपर ये सारे नियम काबू होंगे, यानी कि लागू होने जा रहे हैं। अब क्या क्या बोला है याद रखना दोस्तों। यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारे एनक्लेम टर्म डिपॉजिट हैं, अब यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा वो होगा सेविंग अकाउंट पर जो मिलने वाला इंटरेस्ट होता है उसके बराबर, या फिर जो कॉन्ट्रैक्टेड इंटरेस्ट रेट है मैच्योर डिपॉजिट का, जो भी इनमें से कम होगा वो यहाँ पे दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे अब जो इंटरेस्ट मिलेगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल टू सेविंग अकाउंट पे जो मिलने वाला है वो मिलेगा, या फिर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पहले मैच्योर डिपॉजिट पर, उस इंटरेस्ट को दिया जाएगा। इन दोनों में से जो कम होगा वो दिया जाएगा, ऐसा आरबीआई के द्वारा बोला जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं अगली न्यूज़। लीजिए भाई, अभी हाल ही में 6 जुलाई वाले दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है 54th राउंड आपका क्वार्टरली ऑर्डर बुक्स इन्वेंटरीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे, जिसको बोला जाता है दोस्तों ओबिकस। ये एक फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। कौन से नंबर का राउंड हुआ है, 54th का। और ये किस चीज़ पर बात कर रहा है दोस्तों, ये जो सर्वे है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर बात कर रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे याद रखिएगा, इस सर्वे का जो रेफरेंस पीरियड है वो है Q1, मीन्स आपके फाइनेंशियल ईयर 2022 वाला जो है हमारा, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर जून 2021 का जो Q1 अभी हाल ही में आपका कंप्लीट हुआ है,
उसको लेकर इन्हें सर्विस किया है। अब ये जो यहाँ पे जो डिजिट्स होती हैं, यहाँ पे जो हमारी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं दोस्तों, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट होते हैं सर्वे हमारे इंपॉर्टेंट फिगर्स और इनपुट के लिए, किसको, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने में, यहाँ पे भी आरबीआई ने बोला गया है। चलिए दोस्तों, ओबिकस के बारे में बता दूं आपको, ये ओबिकस जो है एक सर्वे है जो आरबीआई के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर। पॉइंट इज नोटेड, इसको याद रखें, कौन सेक्टर पर होता है दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे है, और ये क्वार्टरली बेसिस हो रहा है हर साल 2008 से। ये भी आप ध्यान रखें, आज का नहीं है दोस्तों, देखिए कितना साल पुराना हो चुका है। और इसी से जो डेटा इंपॉर्टेंट फिगर्स जो मिलती हैं वो हमारी इस्तेमाल होती है मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने में, याद रखिए। आगे देखते हैं, लीजिए भाई। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ऑक्शन मेथोडोलॉजी है उसको चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पे क्या चेंजेस हैं, चलो जानते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले तो अब याद रखना, जो पहले हमारा यूज होता था मेथड, वो था मल्टीपल प्राइस बेस ऑक्शन। ठीक है, तो हम पहले आरबीआई मल्टीपल प्राइस बेस ऑक्शन यूज करता था। तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो ऑक्शन का मेथड है इसको अपडेट करा है, इसको मॉडिफाइड करा है। अब इसने बोला है हम यूज करेंगे यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन मेथड का इस्तेमाल करने की बात बोली गई है, लेकिन कंडीशन अप्लाई। ये जो एप्लीकेबल होगा दोस्तों, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 14 ईयर्स और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स जो हैं एफआरबीज, उनके उन सिक्योरिटीज पर एप्लीकेबल होगा। मतलब इन पर ही एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा जो हमारी 30 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं या 40 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, उन पे वही पुराना मेथड काम करेगा जिसका नाम है मल्टीपल प्राइस बेस्ड ऑक्शन। क्लियर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि ये एफआरबीज क्या होते हैं, है ना, फॉर आपके फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स क्या होते हैं दोस्तों। याद रखना, ये ऐसे बॉन्ड्स हैं जो वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पर होते हैं, और इनकी जो मैच्योरिटी होती है वो होती है 7 ईयर्स। ये आपको याद रखनी है, 7 साल इनकी मैच्योरिटीज़ है। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है दोस्तों, ये हमारा लिंक होता है किससे, एक बेंचमार्क रेट से, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइबोर या फिर एसओएफआर। लाइबोर का फुल फॉर्म याद रखना, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, और एसओएफआर मीन सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट से कनेक्ट होता है, ये भी पता होना जरूरी है। चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ आपको भाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला था, अनाउंस किया है कि हमने फर्स्ट परचेज जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का है, किसके तहत, जी सैप के तहत, जी सैप 2.0। जी सैप का मतलब होता है दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम के तहत हमने लगभग लगभग कितने अमाउंट का एग्रीगेट अमाउंट बोला गया है, 20,000 करोड़ का किया है। और ये कब हुआ था दोस्तों, 8 जुलाई वाले दिन हुआ था, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। चलिए आगे देखते हैं, लीजिए भाई। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी करा है हमारे बैंकों को, और जो हमारे आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उनको, किया कि आपको अब जो इंटरनेशनल बेंचमार्क रेफरेंस रेट है जिसको हम लाइबोर के नाम से जानते हैं, अब आपको इससे ट्रांजिशन करना पड़ेगा, मतलब इसको छोड़ना पड़ेगा, और अदर कोई वाइडली एक्सेप्टेड अल्टरनेट रेफरेंस रेट को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब आपके मन में सोच रहा आ रहा होगा क्वेश्चन कि सर जो है ऐसा क्यों कर दिया गया, आखिर क्या हो गया ऐसा, बताते हैं। एक्चुअली दोस्तों, अभी 2014 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड रिपोर्ट आई है, और जिस रिपोर्ट में बोला गया है कि हमारी जो लाइबोर रेट है इसका गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है। ठीक है, तो जिसके कारण जो जुलाई 2017 में फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी जो है, जो यूके में है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम, उसने डिसाइड किया है कि हम लाइबोर का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। और इसी के तहत वर्ल्ड वाइड अलग अलग देश भी इसको फॉलो कर रहे हैं, और उसी तरीके से इंडिया ने भी अलाउ आपका बोल दिया है कि हम इसका यूज़ करना 31 दिसंबर 2021 तक क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब अलग अलग देश कब तक खत्म करेंगे ये भी पता होना चाहिए। देखो, यूके ने बोला है कि हम इसे दिसंबर 2021 तक बंद कर देंगे। चलिए, और कोई हम दूसरा अल्टरनेट रेफरेंस रेट सजेस्ट करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, जैसे यूएस डॉलर के बारे में बात करें, यूएस ने बोला है कि हम इसे जून 2021-23 तक, सॉरी, जून 2023 तक आपका कंप्लीट कर देंगे, इसे हम ख़त्म कर देंगे। और जो रिमेनिंग 4 कंट्रीज़ हैं, 4 करेंसी, जैसे स्विस फ्रैंक है, यूरो है, पौंड स्टर्लिंग है, हुआ येन हुआ, ये एग्जिट हो जाएगा दिसंबर 2021 तक। ठीक है, एक्चुअली हमारी 5 करेंसीज आती हैं दोस्तों लाइबोर के अंतर्गत, जिसमें डॉलर 2023 तक, और जो रिमेनिंग 4 हैं वो आपके दिसंबर 2021 तक एग्जिट कर लेंगे, लाइबोर को छोड़ देंगे। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बोला है कि हमें कोई अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 14.5 करोड़ की पेनल्टी लगाई है 14 बैंकों के ऊपर।
अब ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने भाई आरबीआई की बातचीत नहीं मानी। अब वो कौन कौन से बैंक है चलो बताता हूँ। दोस्तों याद रखना, बैंक ऑफ बड़ौदा पे ऊपर यहाँ पे लगाया है 2 करोड़ का पेनल्टी, और वही हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे 50 लाख की पेनल्टी लगाई है। इसके अलावा जो अदर 12 बैंक्स हैं उन पे समान पेनल्टी लगाई है, यानी कि 1-1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई। जैसे कि बंधन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, है ना, क्रेडिट स्विस एजी, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, ये हमारे टोटल मिला के 12 बैंक्स हैं, इनके ऊपर 1 करोड़, और 50 लाख आपका एसबीआई, और 2 करोड़ बैंक ऑफ बड़ौदा। ये भी आपको पता होना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली न्यूज देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 9 जुलाई वाले दिन इशू किया था न्यू 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब दोस्तों याद रखना है, जो 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, अब 10 साल बोले तो 2031 में मैच्योर होंगी, है ना। और यहाँ पे जो कट ऑफ यील्ड रखी गई है 6.10% पर एनम दिया गया है, यानी कि कट ऑफ यील्ड का मतलब दोस्तों होता है कि जो बिड होंगी, अगर बोली लगती है, जो बिड लगती है, इससे ऊपर नहीं जा सकती, कट ऑफ लिमिट है। बिड जो लगेंगे 6.10% तक लगेगी, यानी कि इससे नीचे की बिड एक्सेप्टेड है, इससे ऊपर वाली बिड ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगी। इसको बोलते हैं हम कट ऑफ यील्ड, याद रखिएगा। और पहले जो ये दोस्तों हमारी कट ऑफ फील्ड रखी गई थी 5.85% रखा गया, जिसे बढ़ा के 6.10% आरबीआई ने कर दिया है। अब आरबीआई ने क्या करा है दोस्तों, अभी हाल ही में तीन जो ऑप्शंस करे हैं 10 ईयर, न्यू 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के, जैसे कब कब पे, 6.60% पर, लगभग लगभग 14,000 करोड़ के। और इसका जो आपका वो टाइम पीरियड है वो है 2023। ठीक है। एक है हमारा 2023 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एक्चुअली ये नाम है, ये देखो, एक तो है हमारा जी सैक 2031, एक है 2023 जी सैक, इसको 4.3 पे, और एक है 2061 जी सैक, ये है 7.18 पर। ऐसा यहाँ पे आरबीआई ने अभी ऑप्शन भी करे हैं, यहाँ पे बोला गया है। और यहाँ पे आरबीआई ने बोला है कि हमने इन ऑप्शन से, ये तीन जो ऑप्शन हुए हैं, लगभग लगभग 26,000 करोड़ रुपए इन ऑप्शन के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। अब याद रखना दोस्तों, ये न्यू 10 ईयर क्यों बोला गया है, क्योंकि इससे पहले दिसंबर 2020 में भी प्रीवियस 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई ने लॉन्च करे थे बॉन्ड, और वो था हमारा कॉट ऑफ फील्ड कितना, 5.85 पर, इसलिए इसको न्यू वर्ड बोला जा रहा है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक को अप्रूवल दे दिया है कि जो उसका प्रमोटर है, जिसका नाम है इक्विटस होल्डिंग, उसको अब उसमें अमलगेट कर दिया जाएगा, यानी कि उसको उसमें मर्ज कर दिया जाएगा। एक्चुअली दोस्तों याद रखना, ये जो इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, ये इक्विटस होल्डिंग की सब्सिडरी है। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, आपने दोस्तों नाम सुना होगा स्मॉल फाइनेंस बैंक, और मैंने आपको इसको डिटेल में ही पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ाया तो आप पढ़ लीजिएगा, रिकॉर्डेड वीडियो में देखते हैं, अनअकैडमी अकेडमी प्लस में मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है दोस्तों। तो जो लोग पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा कि उसमें जब भी कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक बनता है, तो याद रखना उसमें प्रमोटर का एक शेयर होल्डिंग होती है ना। और मैंने बताया था आपको, कम से कम 40% प्रमोटर की शेयर होल्डिंग जरूरी है फॉर 5 ईयर्स। तो अब वही चीज़ है कि प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है, प्रमोटर कौन है, इक्विटस होल्डिंग। अब इसकी 5 सालों तक शेयर होल्डिंग थी, है ना, लॉक इन पीरियड 5 साल है। अब 40% इक्विटी इसने आपका होल्ड कर रखा था। अब भाई जब 5 साल पूरे हो गए, तो अब प्रमोटर क्या कर सकता है, वो उसे एग्जिट कर सकता है, या फिर उससे बाहर आ सकता है। तो वही चीज़ आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बोला है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रमोटर है वो शुड एग्जिस्ट करने चाहिए आफ्टर द 5 ईयर लॉक इन पीरियड, मतलब 5 साल कंप्लीट होने के बाद एग्जिट कर सकता है। और उसी के तहत ये बात बोली गई है कि आरबीआई ने इक्विटस होल्डिंग को इक्विटी फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या कर दिया गया, अमलगेट कर दिया गया है, याद रखिएगा। एक्चुअली दोस्तों इसका जो, अब मैं आपको बताता हूँ इसके 5 साल कब पूरे होने वाले हैं। वैसे तो अभी हुए नहीं है, 4 सितंबर को होंगे, लेकिन पहले ही इसने रिक्वेस्ट करी आरबीआई से, और आरबीआई ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब इससे पहले इसको अमलगेट कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भाई अभी हाल ही में 12 जुलाई 2021 वाले दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस कराया है दोस्तों एक स्कीम, जिसका नाम है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें दोस्तों मैं और आप जैसे लोग, रिटेल इन्वेस्टर्स इंडिविजुअल्स भी डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकेंगे। ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें दोस्तों एक ओपन करवाना पड़ेगा, एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, जिसका नाम होगा RDG अकाउंट, यानी कि रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट। चलो भैया, बहुत बढ़िया। और ये जो रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट अकाउंट होगा दोस्तों, ये हमारे आरबीआई के साथ होगा, और इसमें हम डील करेंगे एक ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा। ठीक है, तो ये भी पता होना जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आपको बताता हूँ दोस्तों, इस पोर्टल की मदद से क्या होगा, हम और आप जैसे लोग डायरेक्ट जो आपका NDSOM प्लेटफॉर्म है,
जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदा और बेचा जाता है, जिसको हम नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम या ऑर्डर मैचिंग के नाम से जानते हैं, इसका हम हिस्सा बन जाएंगे। और इस प्लेटफॉर्म या पोर्टल की मदद से इस इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, इस पोर्टल पे जाके इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके हम डायरेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद और बेच सकते हैं। चलिए अब इसमें कुछ और चीज़ें बता सकता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन आपके एप्लीकेबल होंगे। दोस्तों याद रखना, कोई भी रिटेल इन्वेस्टर जो चाहता है इसको अकाउंट ओपन करना, उसके पास परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए, पैन नंबर होना चाहिए, है ना, रुपी सेविंग बैंक अकाउंट होना जरूरी है इंडिया में, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा, ये यहाँ पे बोला गया। अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है जो कि एलिजिबल है आरबीआई के अनुसार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आरडीजी अकाउंट है आपका ओपन हो सकता है सिंगल और जॉइंट में भी ओपन हो सकता है दोस्तों। और एक सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज नहीं देना, मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ट्रेड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, जैसे कि अभी मैंने इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक वाली बताई न्यूज़, बिल्कुल सेम वही न्यूज़ आ गई है कि अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई कर दिया है कि आईडीएफसी लिमिटेड क्या कर सकती है, अब एग्जिट कर सकती है एज ए प्रमोटर के तौर पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड से। मतलब वही चीज़। एक्चुअली दोस्तों इसका जो लॉक इन पीरियड है आईडीएफसी का, वो हमारा कंप्लीट हो चुका था 30 सितंबर 2020 वाले दिन। 5 साल पूरे हो गए। और वैसे तो भाई अगर मैं बोला जाऊँ तो कायदे में तो इसे अब तक एग्जिट कर देना चाहिए था, लेकिन इसने अब तक एग्जिट नहीं करा, तो आरबीआई ने इसे क्लैरिफाई कर दिया कि भैया अब आपका समय पूरा हो चुका है, कृपया करके आप यहाँ से एग्जिट कर लो। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे बोला गया है। और वही चीज़ आईडीएफसी जो है कितना परसेंट होल्ड करा था दोस्तों, मिनिमम 40%, जैसे कि मैंने आपको बताया था फॉर 5 ईयर्स। और उसके बाद इसको रिड्यूस करके आने वाले सालों में कितना परसेंट करना पड़ता है, 15% करना पड़ता है, ऐसा यहाँ पे आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार है। और याद रखना दोस्तों, आईडीएफसी जो है इसको जो बैंकिंग लाइसेंस मिला था 2014 में अप्रैल में मिला था, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपका 1 लाख का पेनल्टी लगाया है किसके ऊपर, मेलूर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड के ऊपर। और ये दोस्तों आपके तमिलनाडु के मधुरई डिस्ट्रिक्ट के मेलूर में लोकेटेड है। ठीक है, तो एक्चुअली क्यों लगाया गया, क्योंकि इसने आरबीआई की गाइडलाइंस को सही से फॉलो नहीं करा, जिसके कारण आरबीआई ने सेक्शन नंबर 47 के पार्ट ए के सब सेक्शन ए के पार्ट सी के और 46(4)(a) के तहत और सेक्शन 56 को पढ़ते हुए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के ये सारी बातें बोली हैं और इसके ऊपर पेनल्टी लगाई है। कितने रुपए की पेनल्टी, याद रखना, 1 लाख की पेनल्टी। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी किया, क्वार्टरली बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न्स BSR1 आउटस्टैंडिंग क्रेडिट ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स मार्च 2021। और इसमें बोला गया है दोस्तों कि ड्यू टू कोविड 19 2020 से 2021 में, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 में जो निगेटिव ग्रोथ देखा गया है, वो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखा गया है। ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है आरबीआई के द्वारा, निगेटिव क्रेडिट ग्रोथ देखी गई है यहाँ पे, ध्यान दें। लीजिए अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 30 जून वाले दिन एक रिलीज किया है डेटा, सोर्सेस ऑफ वेरिएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया ड्यूरिंग 2020 टू 21। और इसमें बोला गया है कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़ चुका है दोस्तों। अब वो बढ़ के हो चुका है कितना, 19.2 बिलियन यूएस बिलियन डॉलर। कब, 2020 से 21 में। जो कि हमारे 19 से 20 में अगर बात किया जाए तो कितना था दोस्तों, 64.9 यूएस बिलियन डॉलर था। याद रखना दोस्तों, FY फाइनेंशियल ईयर 2021 का मतलब होता है 20 से 21 और इसका मतलब होता है 19 से 20। ऐसा क्यों, ये मतलब है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की बात हो रही है। इसको हम शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2021। ठीक है, एंड वाले को पढ़ते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट को, मतलब एक डेटा निकाला है बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर। कब, फॉर द Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021, यानी कि आप समझ गए होंगे जो हमारा जनवरी से मार्च का क्वार्टर आता है। ठीक है, जो लास्ट वाला क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होते हैं दोस्तों पूरे साल में। ठीक, तो फोर्थ क्वार्टर के ऊपर इसने बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेटा रिलीज किया है। अब इसमें बोला गया है कि इंडिया का जो CADM इस करंट अकाउंट डेफिशिएट वो हमारा बढ़ चुका है। अरे बाप रे, और कितना हो चुका है दोस्तों, 8.1 बिलियन यूएस डॉलर बना है, ये आपका बढ़ चुका है। यानी कि 1% ऑफ जीडीपी का हो चुका है अगर मोटा मोटा देखा जाए तो। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू हायर ट्रेड डेफिशिएट और
लोअर नेट इनविजिबल रिसिट्स। बच्चों याद रखना, जो करंट अकाउंट डेफिशिएट है, डेफिशिएट मतलब घाटा, तो मतलब इंडिया का घाटा बड़ा है, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए निगेटिव इंपैक्ट डालेगा। याद रखिएगा, और कितना बढ़ चुका है, $8.1 बिलियन हो चुका है बढ़ के। और अगर ओवरऑल जीडीपी की बात करें तो 1% के अराउंड है। दोनों डेटा आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया है 23rd बाई एनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। सीधा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है, आरबीआई। तो ये अभी आपका 23वें नंबर का जारी किया है। अब इसमें बोला गया है, एस्टिमेट लगाया गया है, आरबीआई ने बोला है कि जो हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, इनका जो ग्रॉस एनपी है दोस्तों, जीएनपीए, वो बढ़ चुका है और 9.8% बढ़ जाएगा। मतलब अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा एस्टिमेटेड है ना, अनुमान लगाया गया है। कब तक, मार्च 2022 तक, यानी कि बढ़ के 9.8 हो जाएगा। अगर मैं प्रेजेंट में बात करूं तो मार्च 2021 में ये डेटा था 7.848%। ये भी आपको पता होना चाहिए, दोनों डेटे आपको पता होने जरूरी है। मतलब एक तरीके से आरबीआई के द्वारा एक्सपेक्टेड किया गया है। और यहाँ पे बोला गया है, अगर बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो जाती है, मतलब जैसे कि आप पता है कोविड-19 आ जाता है और खतरनाक सिचुएशन हो जाती है, तीसरी लहर आ जाती है और बुरे हालात हो जाएं, तो भैया ये पहुंच सकता है कितना, 11.22% पर। ये वर्स्ट कंडीशन के केस में ऐसे हालात आ सकते हैं जो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दोस्तों बोला गया है कि जो हमारा इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट है, उसको 3 महीने के लिए बढ़ा दिया जा रहा है। अब ये बढ़ के हो गई है दोस्तों 30 सितंबर 2021 तक। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हमारा अप्रूवल था, आरबीआई ने अभी एक रिपोर्ट में जारी किया है कि हमने इसको बढ़ा दिया है। और याद रखना, अप्रैल 2021 में जो है इस स्कीम को 30 जून तक बढ़ा दिया गया था। अब फिर से इसे 1 जुलाई वाले दिन आरबीआई ने 30 सितंबर तक इंक्रीज कर दिया है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना दोस्तों, ये जो स्कीम है ये हमारी 1 अप्रैल 2015 को लाई गई थी। और इसमें क्या होता है, जो हमारे एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है। किस पर, जो इंटरेस्ट होता है प्री और पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट पर, वहाँ पे सब्सिडी दिया जाता है। एक्सपोर्टर्स के लिए फायदेमंद स्कीम होती है, जिसको आरबीआई ने 30 सितंबर 2021 तक एक्सटेंड कर दिया, यानी कि 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया। आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 25 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी है आपके पंजाब एंड सिंध बैंक पे। अब क्यों लगाई, पढ़ लो भैया। क्योंकि इन्होंने भाई साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स जो होते हैं हमारे बैंक्स में, उन डायरेक्शन को सही से फॉलो नहीं करा। इसके साथ साथ दोस्तों याद रखना, नागर सहकारी बैंक लिमिटेड, ये आपके उत्तर प्रदेश के इटावा का नाम सुना होगा, वहाँ का एक बैंक है। तो इसके ऊपर भी 1 लाख करोड़, 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है आरबीआई के द्वारा। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है भाई, पेनल्टी बहुत लगाई है इस बार आरबीआई ने। ये जितनी भी पेनल्टी लगाई है, जितने भी लपेटा है बैंकों को, सब आपको पता होना जरूरी है दोस्तों। आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है भाई, चलो समझते हैं, ध्यान सुनना मेरी बात। देखो भाई, अगर इस न्यूज़ को बारे में बात करा जाए तो अभी हाल ही में क्या करा है आरबीआई ने, जो हमारे पर्सनल लोन्स होते हैं और जो एडवांसेस होते हैं, जो कि हमारे बैंक के डायरेक्टर्स या उनके रिलेटिव्स को दिए जाते हैं, उसको लेके जो रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस हैं उसमें सुधार करा है। और ये बात भैया 26 साल बाद हो रही है, मतलब 26 साल बाद सुधार किया जा रहा है। अब सुनो ध्यान से क्या बोला है। अब यहाँ पे आरबीआई ने बोला है, जो हमारे पर्सनल लोन्स होंगे, जो कि हमारे ग्रांट होंगे हमारे डायरेक्टर्स को या रिलेटिव्स को, ऑफ अदर बैंक्स, मतलब दूसरे बैंकों के, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कोई दूसरा बैंक है, उनके डायरेक्टर्स को या रिलेटिव्स को जो पर्सनल लोन मिलना है, अब वो जो है 5 करोड़ तक मिल सकता है। और पहले दोस्तों केवल कितना था, 25 लाख तक था, यानी कि इसको इम्प्रूव कर दिया। चलो बहुत अच्छी बात है। और ये 25 लाख वही पहले कब सेट था, 1996 में सेट था। ठीक है। इसके अलावा एक बात और बोली गई है, याद रखना दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लोन पे ही एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा अगर कोई और लोन होता है, जैसे कोई बिजनेस लोन है या कुछ है, तो वो उन सब पर 25 लाख ही रहेगा, ऐसा बोला गया। मतलब ओनली फॉर पर्सनल लोन पे बढ़ा के 5 लाख, 5 करोड़ करा गया है, और कोई नहीं है। इसके अलावा और याद रखना, यहाँ पे बोला गया है कि बैंक को किसी भी प्रकार की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से या मैनेजमेंट कमेटी से, अगर वो जो है 5 करोड़ तक का लोन लेते हैं। ठीक है, याद रखिए, कहाँ तक का लोन लेते हैं, 5 करोड़ तक का लोन लेते हैं, याद रखिए। तो आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लेकिन अगर उससे ऊपर का लोन लेंगे तो याद रखना, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, मैनेजमेंट कमेटी से, यहाँ पे बोला गया है। ठीक है। चलिए, और याद रखिएगा यहाँ पे जो रिलेटिव्स हैं, जैसे स्पाउस हुए, माइनर हुए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन हुए, तो उनको ये आपको आराम से पर्सनल लोन मिल जाएगा। यहाँ पे एक सिंपल वे में आपको पता होना जरूरी है। आगे देखते हैं। लीजिए,
भाई अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर जी हैं मिस्टर टी रविशंकर, जैसे कि हम सब जानते ही हैं, उन्होंने भाई अभी बोला है कि हम इंट्रोडक्शन कराएंगे फेज मैनर में, यानी कि टुकड़ों में, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का, यानी कि सीबीडीसी का। और ये दोस्तों अभी एक वेबिनार में बोला गया है, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था विधि सेंटर के द्वारा, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के द्वारा। ठीक है, अब याद रखना दोस्तों, ये जो सीबीडीसी है क्या होगा, बहुत आसान है, मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ बच्चों। ये जो सीबीडीसी है एक लीगल टेंडर होगा, और ये हमारे सेंट्रल बैंक के द्वारा डिजिटल फॉर्म में आपका जारी होगा। मतलब ऐसे समझ लो जैसे कि आजकल की जो करेंसी है, हम जो पेपर करेंसी यूज करते हैं दोस्तों, उसकी डिजिटल फॉर्म है कौन, सीबीडीसी, जिसको आरबीआई के द्वारा जारी किया जाएगा। और ये हमारा एक्सचेंजेबल होगा, जैसे हमारी नॉर्मल करेंसी होती है ना, उसी तरीके से हम इसको फिएट करेंसी वही होती है दोस्तों जो लीगल टेंडर है, जो हमारा यूज करते हैं एट, उसी के तरीके से क्या होगा, ये एक्सचेंजेबल होगा, और आप इसे आराम से सर्कुलेशन में यूज भी कर सकते हैं। अब इससे फायदे क्या हैं, इसके रीजन क्या है। पहली चीज, भाई सीधी सी बात, चोरी चकारी का डर खत्म। दूसरी चीज, पेपर करेंसी पे डिपेंडेंसी खत्म। तीसरी चीज, भाई आप जब पेपर करेंसी पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, तो आप खुद बताइए क्या इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, एनवायरनमेंट सेव रहेगा नहीं रहेगा। तो इतने सारे बेनिफिट हैं, और लोगों को प्रोटेक्ट भी करेगा, याद रखिएगा। एक्चुअली दोस्तों इसको लाने का मेन पर्पस क्या है, क्योंकि आजकल हमारे देश के लोग, आपने देखा होगा, चाहे मैं हूँ, आप हो, आप में हम हो, और आप में से कोई भी हो सकता है, हम दोस्तों वर्चुअल करेंसीज की तरफ बढ़ रहे हैं, बिटकॉइंस वगैरह की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि हमारे प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज हैं, और वहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क है ना दोस्तों। तो इसलिए ये जो प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज हैं, कौन जारी करती हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, और जो कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा अलाउड नहीं है। तो उन सबसे लोगों को हटाने के लिए ये हमारा लाने की बात चल रही है आरबीआई के द्वारा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, जिसको हम सीबीडीसी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में लद्दाख को भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है कि वो जम्मू एंड कश्मीर बैंक में एक्वायर्ड कर सकता है 8.23% स्टेक, याद रखिएगा। यानी कि लगभग लगभग अराउंड करोड़ में बात बोला जाए तो 4.58 करोड़ इक्विटी शेयर्स जो हैं आपके लद्दाख के पास हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 28 जुलाई वाले दिन रिलीज किया है आरबीआई डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स डीपीआई, और ये मार्च 2021 पर बेस्ड है। और यहाँ पे बोला गया है कि हमारा जो आपका डीपीआई है ये बढ़ गया है दोस्तों, और कितना बढ़ा है ये, 270.59 बढ़ गया है, इतना हो चुका है नंबर। ये पहले कितना था दोस्तों, मार्च 2021 में, 20 में, ये 207 था। यानी कि कितने परसेंट की ग्रोथ आई डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में दोस्तों, 30.919% का हमारा ग्रोथ देखा गया है, बहुत अच्छी खबर। और ऐसा कोविड-19 के कारण हो पाया है, याद रखिएगा। एक्चुअली दोस्तों याद रखना, ये जो इंडेक्स है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निकाला था जनवरी 2018 में, ठीक। तो ये भी पता होना जरूरी है, और इसका जो हमारा बेस ईयर था वो था मार्च 2018, ये भी आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, और उस समय इसकी वैल्यू 100 सेट की गई थी, अब जो बढ़ के 270.59 हो चुकी है। और एक इंपॉर्टेंट, ये दोस्तों इंडेक्स सेमी एनुअल रिलीज होता है, मतलब साल में 2 बार होता है, यानी कि 6 महीने में 1 बार। दूसरी चीज़ याद रखना, ये 5 डिफरेंट पैरामीटर्स पर बेस्ड होता है, और कुछ सब पैरामीटर्स भी होते हैं, उस पर भी आधारित होता है। अब जैसे 5 पैरामीटर आपको पता होने चाहिए, फॉर एग्जांपल उनके नाम क्या क्या मैं आप बताता हूँ, पेमेंट एनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड साइड फैक्टर, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर, पेमेंट परफॉर्मेंस, और वही एक है कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। इन पांचों पर ये आधारित है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ भाई, अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो हमारे नॉन बैंक्स हैं उनको अलाउ कर दिया है कि अब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसमें, सीपीएस में। सीपीएस मतलब सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम, जैसे कि हमारा आरटीजीएस हुआ, एनईएफटी हुआ, तो इनमें भी अब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा आरबीआई के द्वारा बोला गया है। और याद रखना दोस्तों, यहाँ पे ना फेजेस में काम होगा, फेज मतलब टुकड़ों में काम होगा। अब जैसे कि फर्स्ट फेजेस में बोला जाए, तो आरबीआई ने बोला गया है जो ऑथराइज नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि हमारे पीपीआई हो गए, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, कार्ड नेटवर्क्स हो गए, वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स हो गए, वो पहले फेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब याद रखना दोस्तों, इनको कुछ कंडीशंस भी फॉलो करनी पड़ेंगी एलिजिबिलिटी। पहली चीज, इनको भाई सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा आरबीआई से, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के तहत, याद रखिएगा।
दूसरी चीज़ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी पता होना चाहिए, इनकी जो नेटवर्थ है वो 25 करोड़ रुपए होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। इनकी नेटवर्थ होनी चाहिए 25 करोड़ रुपए, या फिर जो हमारा सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन है उसमें जो बोला गया है, इन दोनों में जो ज़्यादा हो उसके अकॉर्डिंग उनको क्या करना पड़ेगा, ये बात माननी पड़ेगी। ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। भाई अगली न्यूज़ के बारे में अगर बात किया जाए तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि आईएफसी का नाम सुना होगा, जो कि हमारे दोस्तों वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत काम करता है। और साथ में इसकी दो इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं जिसका नाम है आईएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ यानी कि एफआईजी फंड, और एक आईएफसी इमर्जिंग एशिया फंड यानी कि ईएएफ फंड। अब यहाँ पे बोला गया है दोस्तों, याद रखना, ये दोनों एक्वायर्ड करेंगे फेडरल बैंक का 4.99% स्टेक, कितने करोड़ में, 916 करोड़ में, याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये जो आईएफसी एफआईजी फंड होता है और ईएएफ फंड है, इनको मैनेज कौन करता है, आईएफसी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा इसे मैनेज किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखिए। और ये आईएफसी का पहला इन्वेस्टमेंट है हमारे भारत में, और ये क्यों है, बिकॉज यहाँ पे ग्रीनिंग इक्विटी अप्रोच को ध्यान में रखा जा रहा है। ग्रीन इक्विटी अप्रोच मतलब दोस्तों, यानी कि इस पैसे का हमारा एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो हमारा इको फ्रेंडली बैंकिंग होती है, आसान भाषा में कह सकते हैं, उसके लिए इसको यूज़ करने की बात बोली गई है। और ये फेडरल बैंक की जो टीयर 1 सीएआर है यानी कि टीयर 1 कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है उसको मजबूत बनाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं। ले जी भाई, अगली न्यूज़ के बारे में अगर बात किया जाए तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जो कि हमारे गोवा का मारगांव में पड़ता है, इसका भी हाल ही में लाइसेंस कैंसिल कर दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि भैया इसके पास पैसे नहीं थे, अपनी कैपिटल ये इनएडुकेट नहीं बना पाया, नहीं रख पाया, जिसके तहत आरबीआई ने सेक्शन नंबर 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक 1949 के तहत इसको क्या कर दिया है, इसका कैंसिल कर दिया लाइसेंस। ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। वही अभी हाल ही में एक्सिस बैंक के ऊपर आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है 5 करोड़ की, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही में बालासोर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक, ये हमारा उड़ीसा में जगह है बालासोर, आपने नाम सुना होगा दोस्तों, तो उसके ऊपर भी 1 लाख की पेनल्टी इंपोज कर दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि भाई एक्सिस बैंक के ऊपर अगर देखा जाए तो बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट है, यहाँ पे आपके फ्रॉड्स पाए गए, जिसके कारण आरबीआई ने इनके ऊपर लपेटा है 5 करोड़ का जुर्माना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में एक्सिस बैंक का नाम सुना ही है दोस्तों आपने तो, जो कि इंडिया का तीसरा लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, और इसने दोस्तों मल्टी ईयर एग्रीमेंट साइन कर लिया है अमेजॉन वेब सर्विस के पास। किसके साथ, अमेजन वेब सर्विस के पास, जो कि हमारा, जैसे कि आप जानते हैं, एक आपकी कंप्यूटिंग आर्म है क्लाउड कंप्यूटर अमेजन की। और ये क्या करेगा, ये भाई आपका बिल्ड करेगा पोर्टफोलियो न्यू डिजिटल फाइनेंसिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो मीन्स जो है टेक्नोलॉजी चेंजेस को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि आजकल आप देख रहे हो भाई, कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए ऐसा यहाँ पे एक्सिस बैंक ने एग्रीमेंट साइन किया, किसके साथ, अमेजॉन वेब सर्विस के साथ। ये भी आपको पता होना जरूरी है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, बोला जा रहा है कि हम जो है इस एग्रीमेंट से क्या होगा कि आपका लेस देन 6 मिनट के अंदर आपको इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट्स प्रोवाइड की जाएगी, ये सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। और आरबी एक्सिस बैंक ने दोस्तों ये भी बोला है कि हम 70% अपना जो ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको हम आने वाले 2 सालों में क्लाउड में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करेगा आपका एक्सिस बैंक, किसके साथ मिलकर, अमेजॉन वेब सर्विस के साथ मिलकर। ये भी यहाँ पे अलाउड किया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में भाई सेबी, जैसे कि हम जानते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने हाल ही में अप्रूव कर दिए हैं अमेंडमेंट्स एंड फ्रेमवर्क, जो कि हमारे किससे संबंधित हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, म्यूचुअल फंड्स रेगुलेशंस और अदर बोर्ड मीटिंग से संबंधित हैं। अब जैसे कौन कौन से रेगुलेशन है दोस्तों, ये सारे रेगुलेशन हैं जिनको अभी हाल ही में सेबी ने अमेंड किया है, ये आप एक बार आराम से घर पे रीड कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों, इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन ने और फोन पे ने, दोनों ने मिलकर हाथ मिलाया है। अब ये दोनों मिलकर आपको प्रोवाइड करेंगे डुअल डिस्प्ले यूपीआई फैसिलिटी, कहाँ पे, शॉपर्स स्टॉप के आउटलेट्स पर। बच्चों शॉपर स्टॉप का नाम सुना होगा, मॉल वगैरह में जाते होंगे तो अपने शॉप्स देखी होंगी, शॉपर स्टॉप एक शोरूम है, तो वहाँ पे आप आपको डुअल डिस्प्ले यूपीआई फैसिलिटी प्रोवाइड करने जा रहे हैं फोन पे और इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन। और याद रखना, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे दोस्तों जो हमारे यूपीआई ट्रांजेक्शन्स का टाइम है वो आपका कम होकर 20 सेकंड से कम होकर 10 सेकंड हो जाएगा, मतलब फास्टेस्ट सिस्टम हो जाएगा, ऐसे आप बोल सकते हैं। चलिए आगे देखा जाए। लीजिए भाई, अभी हाल ही में स्टैंडर्ड लाइफ ने 3.46 स्टेक बेच दिया है एच डी एफ सी लाइफ को, कितने करोड़ में, 6783.59 करोड़ में दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। और एट प्रेजेंट जो स्टैंडर्ड लाइफ है दोस्तों, वो 8.88
स्टेक एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में क्या करता है, एक्वायर्ड करता है। और ये जो हमारी शेयर की सेलिंग हुई है इसको कौन मैनेज कर रहा है दोस्तों, एक इन्वेस्टमेंट बैंक, जैसे कि हम जानते हैं जेपी मॉर्गन और बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा इसको पूरे डील को मैनेज किया जा रहा है। आगे देखते हैं लोग जी, लीजिए भाई। भाई अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको हम अक्टान के नाम से जानते हैं, और यूएनडब्ल्यूटीओ यानी कि यूनाइटेड नेशन टूरिज्म वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिलकर निकाला है एक रिपोर्ट, याद रखना उसका नाम है कोविड-19 एंड टूरिज्म एंड अपडेट। और इंडिया ने दोस्तों यहाँ पे बोला गया है 2020 में कोविड-19 के कारण 54% का ड्रॉप देखा गया है दोस्तों टूरिस्ट सेक्टर में, यानी कि 54% की गिरावट देखी गई है, ऐसा यहाँ पे इस रिपोर्ट में बोला गया। और अगर बात किया जाए, अगर मैं ग्लोबल के बात बोलूँ दोस्तों, टोटल ग्लोबली, तो लॉस हमारा देखा गया $4 ट्रिलियन का लॉस यहाँ पे देखा गया है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। दोस्तों देखो यहाँ पे बोला गया है कि 2020 में $2.4 ट्रिलियन का लॉस देखा गया इंटरनेशनल टूरिज्म और उससे जुड़े हुए सेक्टर में, ऐसा यहाँ पे भाई इस सारे रिपोर्ट में ये सब बातें पूरी गई हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। आगे देखते हैं, लीजिए भाई। भाई अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के जो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उन्होंने अप्रूव कर दिया है $500 मिलियन यानी कि 3726.30 करोड़ का लोन प्रोग्राम, जिससे कि इंडिया का इनफॉर्मल वर्किंग क्लास को सपोर्ट किया जा सके। जैसे कि आप देख रहे हैं कोविड-19 से बहुत से लोगों को भाई बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है ना, तो उनको सपोर्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे बोला गया है दोस्तों, इनमें से 500 जो मिलियन डॉलर है, इसमें से $112.50 मिलियन हमारे फाइनेंस किए जाएंगे आईएडीए के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा। और रिमेनिंग जो फाइनेंस करेगा वो आईबीआरडी करेगा, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो लोन है इसका मैच्योरिटी पीरियड है 18.5 ईयर्स और ग्रेस पीरियड यहाँ पे 5 साल का दिया जा रहा है, ऐसा यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा बोला गया है, ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, लीजिए भाई। भाई अभी हाल ही में नेशनल डॉक्टर्स डे, जैसे कि आप जानते हैं 1 जुलाई वाले दिन होता है डॉक्टर दिवस, तो उसी समय आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है सैल्यूट डॉक्टर्स, क्लियर। अब ये जो सैल्यूट डॉक्टर्स है ये हमारे डिजिटल और इंस्टेंट बैंकिंग सॉल्यूशन है दोस्तों फॉर मेडिकल डॉक्टर्स के लिए। अब इसको जो मैनेज किया जा रहा है, जो सॉल्यूशन है दोस्तों ये प्रोवाइड करेगा, ये कौन पावर्ड बाई है, आईसीआईसीआई स्टैक के द्वारा, जो एक बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, इसके तहत ये सर्विस प्रोवाइड की जाएगी सैल्यूट डॉक्टर। एक इंपॉर्टेंट चीज, आईसीआईसीआई स्टैक जो है 2020 में बनाया गया था, ये भी आपको पता होना जरूरी है। और यहाँ पे सारी बैंकिंग सर्विस को डिजिटली प्रोवाइड किया जाता है एक सिंगल प्लेटफॉर्म के द्वारा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या फायदे होंगे, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे पर्सनलाइज डेबिट कार्ड और इंश्योरेंस कवर किया जाएगा 75 लाख रुपीज तक, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। इसके अलावा अगर कोई डॉक्टर्स को होम लोन चाहिए तो 5 करोड़ तक उनको इजिली होम लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर कोई कंस्ट्रक्शन करवाना है, हॉस्पिटल बनवाना है, मेडिकल इक्विपमेंट्स चाहिए तो 10 करोड़ तक का लोन उनको आराम से दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। फॉर पर्सनल लोन इंस्टेंट पर्सनल लोन होगा, सिंपल आपके डॉक्यूमेंटेशन यूज होंगे, 25 लाख तक का लोन उन्हें इजिली प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान देना है। लीजिए, चलिए दोस्तों आज के सारी न्यूज़ कवर हो चुकी है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये पार्ट 1 है, जल्दी मैं आप सबके साथ पार्ट 2 भी लेके आऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, और कोशिश करेंगे जैसे ही सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैं 3 पार्ट में इस पूरे को कंप्लीट करूंगा। उसके बाद मैं आपका टेस्ट लूंगा अन अकेडमी की फ्री क्लासेस में। टेस्ट का लिंक लास्ट पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए, इसलिए अच्छे से पढ़ते रहो, इंपॉर्टेंट है ऑल ऑफ दिस न्यूज़ इज, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर कोई भी स्टूडेंट अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन वाला है तो भाई मेरा एट प्रेजेंट बिल्कुल जीरो लेवल से बैच चल रहा है 10 बजे, आप इसमें रेगुलर ना स्टार्ट कर दो अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। और ये कुछ कोर्सेज हैं भाई, अभी अन अकेडमी पे न्यू बैचेस आए एवरी आपके वीक में आते हैं, तो आप इनका भी बेनिफिट ले सकते हैं दोस्तों। साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज़, आस्क के डाउट फीचर आप यूज़ कीजिए, अन अकेडमी के द्वारा अभी लॉन्च किया गया प्लस स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें क्या होता है दोस्तों, आप तुरंत अपना डाउट भेजिए, आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि आप आपको वेट नहीं करना कि हम कल को सर से पूछेंगे या परसों को पूछेंगे, आप डाउट भेजो कोई भी हो, तुरंत भेजिए, तुरंत इंस्टेंट आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, 29 अगस्त को होने वाला है मेगा कॉम्बैट्स में, आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। और एवरी संडे 10 बजे मेगा कॉम्बैट होता है और इसका भी आप पार्टिसिपेट करें। 29 अगस्त वाला जरूर करें, एवरी संडे वाला जरूर पार्टिसिपेट किया करो, आप आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा दोस्तों हमारे अन अकेडमी में बहुत बड़ी ऑफर चल रहा है इस समय, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप मेरा रेफरल कोड है गेट लाइव यूज़ कर सकते हो दोस्तों। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करो, शेयर करो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे पार्ट 2 में जल्दी आपके साथ, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।